ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ये वाला हो गया। अब ग्राफिकल में देख लेते हैं, जैसे पहले किया था डिस्प्लेसमेंट का हम लोग कोऑर्डिनेट्स पुट करेंगे वगैरह वगैरह। जो वहां पे ग्राफ में दिया हुआ है देख लो, t/4 पे हमारा कहाँ पे है, t/2 पे हमारा कहाँ पे है, और 3t/4 में कहाँ पे है, या ऐसा करके हमारा ग्राफ बन जाएगा। ठीक है, तो आपको देखने को क्या मिला कि जो वेलोसिटी का ग्राफ, पहले वाले ग्राफ में आपने क्या देखा था, आप लोगों ने देखा था कि हमारे पहले वाले केस में एक्स का ग्राफ ऐसा बन रहा था, जो इस वाले केस में ऐसा बन रहा है। पहले वाले केस में हमारा वेलोसिटी ग्राफ ऐसा था, जो इस केस में डिस्प्लेसमेंट जैसा बन रहा है। ठीक है, क्यों? क्योंकि वहां पे कॉस आ गया था। कुछ नहीं है दोस्त, बस कॉस देखा, ऊपर से स्टार्ट किया, और कुछ नहीं है, बकवास है बाकी। चलो आगे देख लेते हैं। अब हमने क्या किया, दूसरा ग्राफ बना लेते हैं हम लोग, वेलोसिटी का भी बना लेते हैं। वेलोसिटी को पीछे छोड़े तो सारे कोऑर्डिनेट्स ले लिए मैंने, देख लो यहाँ से। एट t इक्वल्स टू 0 वेलोसिटी इज 0, तो 0 पे पॉइंट ले लिया। t इक्वल्स टू t/4 वेलोसिटी इज माइनस a ओमेगा, तो मैंने ये पॉइंट ले लिया। t इक्वल्स टू t/2 वेलोसिटी इज 0, तो मैंने ये पॉइंट ले लिया। 3t/4 पे मेरी वेलोसिटी a ओमेगा है, तो ये पॉइंट ले लिया। और t पे 0 है, तो मैंने ये पॉइंट ले लिया। सभी को हम लोग जोड़ेंगे तो हमारा कुछ ऐसा बनेगा, और ये हमारा है साइन कर्व। अब एक बात को ध्यान रखो कि ये उल्टा है, ये उल्टा है। उल्टा कहने का मतलब क्या हुआ कि हमारा साइन का जो ग्राफ होता है वो ऐसा होता है, लेकिन जब माइनस साइन लग जाता है तो उसको ऐसा बनाते हैं। और हमने अभी देखा था इक्वेशन में कि v की जो वैल्यू थी, v इक्वल्स टू माइनस a ओमेगा साइन ओमेगा t थी, मतलब नेगेटिव साइन था। ठीक है, इसलिए उल्टा बना है। अब हम लोग एक्सप्रेशन का भी देख लेते हैं, एक्सप्रेशन को छोड़ेंगे। एक्सप्रेशन का देख लेते हैं, ऐसा करके बनाया, सब वैल्यू कोऑर्डिनेट्स ले लिए हमने। एक्सप्रेशन का स्टार्टिंग माइनस ए ओमेगा स्क्वायर से हुआ है, तो देख लो यहाँ पे माइनस ए ओमेगा स्क्वायर से स्टार्ट हुआ है। फिर t/4 मतलब 0 पे है, यहाँ से देखते चलो, t/4 0 पे है। t/2 जो है वो ए ओमेगा स्क्वायर है, देख लो कोऑर्डिनेट ले लेते हैं, ए ओमेगा स्क्वायर। फिर 3t/4 मेरा 0 पे है, तो मैंने ले लिया। t मेरा माइनस ए ओमेगा स्क्वायर पे, तो ले लिया। सभी को ज्वाइन किया तो जाके मेरा ऐसा करके कर्व बन गया। ठीक है, तो ये जो इक्वेशन है हमारी माइनस कॉस ओमेगा टी की इक्वेशन बनती है, क्योंकि पॉजिटिव कॉस ओमेगा टी जो होता है वो ऐसा बनता है, और नेगेटिव वाला नीचे से बनेगा। आई होप यहाँ ठीक है। तो बेसिकली देखो, ये इतना मेहनत करने का मतलब क्या था कि फेज वाले क्वेश्चन आप लोग से अब नहीं छूटने चाहिए। अगर मैं क्वेश्चन में डाल दूं कि मान लो मैं क्या डालूंगा, एनटीए वाला डालेगा कि x गोस टू a cos ओमेगा t है, x गोस टू a cos ओमेगा t है, तो व्हाट विल बी द फेज डिफरेंस बिटवीन डिस्प्लेसमेंट, और आपको इसके बीच का फेज डिफरेंस बताना है, तो आप सीधा बता सकते हो कि सर π/2 है। अगर आपको पूछे कि इसका और इसका बताओ, तो आप बोल सकते π/2 है। आपको पूछे डिस्प्लेसमेंट और एक्सलेशन का कितना है, देखो ये ऊपर की तरफ से है और ये ठीक इसका उल्टा मिरर इमेज बन रहा है, तो दोनों के बीच में पाई का डिफरेंस है। ठीक है, तो एग्जाम में अब आपको क्या करना है, पूरी टेबल नहीं रिमाइंड करनी है, आप लोगों को क्या करना है, सिंपल सा इतना याद रखना है आप लोगों को कि यार देख, अगर x गोस टू a साइन ओमेगा टी होता है, तो आपका जो ऐसे एक स्ट्रेट लाइन खींच लेना एग्जाम में, अगर भी फेस डिफरेंस पूछ ले तो तुक्का नहीं लगाना, बिना डायग्राम बनाए मत मार्क करना, आंसर गलत होने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। ऐसा ही हुआ होगा, ऐसे ही हुआ होगा, ऐसा मत करना। तो एक्स कुछ तो साइन ओमेगा टी हमारा कैसे होता है, ऐसे स्टार्ट होता है, ऐसे करके काम चलेगा। जबकि इसका फिर कॉस आएगा तो वो उसका वाला ऐसे चलेगा। एग्जैक्ट तो ग्राफ नहीं बना रहा हूँ, ठीक है। और जब इसका पुट करोगे तो क्या आएगा, फिर से साइन आ जाएगा, ये उल्टा बन जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ से देख के सीधा बता सकते हैं। फिर एक्स कोस टू ए कॉस ओमेगा टी का ग्राफ तो अभी मैंने दिखाया ही बना के, तो वापस से नहीं बना रहा हूँ। तीनों का ग्राफ यहाँ भी बना लेना। जो क्वेश्चन पूछेगा तो फेज डिफरेंस में क्या कोई गलती करोगे? ठीक है, तो अगर एग्जाम में अगर आ गया तो 4 नंबर पक्का। ठीक है, रट के नहीं जाना है, समझ लिया हम लोगों ने पूरी कहानी को। थोड़ा टाइम लगा, लेकिन जिंदगी भर के लिए सेट हो गया हमारा दिमाग में। अब हमें इसको वापस से घूम के वापस पीछे जाके नहीं देखना पड़ेगा। ठीक है, अब आगे की क्लास में हम लोग चलते हैं। कंक्लूजन लिखा हुआ है कि डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन जो है वो पीरियोडिक फंक्शन ऑफ टाइम है, जो पहले वाले केस में भी था। दूसरी पॉइंट क्या है, xt, at, vt तीनों की तीनों साइन, xt और at जो है वो कोसाइन कर्व है, और vt जो हमारा साइन कर्व है। देख लेते हैं, देख लो आप लोग, साइन कर्व कहां से स्टार्ट होता है, ओरिजिन से स्टार्ट होता है। तो ये देखो, ये हमारा साइन कर्व है, और हमारा डिस्प्लेसमेंट वाला और एक्सेलरेशन वाला जो है वो कोसाइन कर्व है, कोसाइन कर्व है। ठीक है, वही मैंने यहाँ पे लिखा होगा कि xt, at आर कोसाइन, वेलोसिटी वाला साइन। दूसरी बात, डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी के बीच में कितना फेज डिफरेंस है, π/2 है। देख लो, वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट के बीच में कितना फेज डिफरेंस है, π/2 है। ठीक है, π/2 हम लोग इसको देखते हैं, ये पॉइंट और ये पॉइंट को देखते हैं, ये कितना दूरी पे है, π/2 का दूरी पे, बस काम खत्म। अब देखो आप डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन को देखो, π/2 और फिर π/2 की दूरी पे, देखो
π/2 और π/2, इसलिए पाई हो जाता है वो। तो हम लोग को वही देखना होता है, ठीक है। तो वो थोड़ा ध्यान रखना, π/2 की दूरी पे है, तो हमने समझ गया ये वाला। दूसरी बात, फेज डिफरेंस π/2 बिटवीन वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, वो देख लो। वेलोसिटी एक्सेलरेशन का ग्राफ देखो, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बीच में क्या है, फिर से π/2 का बीच का फेज डिफरेंस है। हम कुछ कुछ मान लेते हैं, चलो ठीक है। फिर उसके बाद में आपने देख लिया कि डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन के बीच में कितना है, पाई का फेज डिफरेंस है। और सारे के सारे पाथ जो कर्व आपने भी पढ़े हैं वो 2 पाई के बाद अपने आप को रिपीट करेंगे। एकदम जीरो से स्टार्ट करके हमने एकदम ऊपर तक खत्म कर लिया है इसको। चलो आंसर बताओ। आप ये क्वेश्चन जो बना रहे हो ये cos ओमेगा टी को समझ के बनाना। देख लेते हैं इसका आंसर क्या है। इसका आंसर होगा बी। इसका आंसर होगा बी, क्योंकि मैंने अभी दिखाया, ये देखो डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ है π/2 और एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है π/2, तो π/2 प्लस π/2 कितना हो जाएगा दोस्तों, हमारा हो जाएगा पाई। तो फेज डिफरेंस कितना है, पाई का होगा। तो बी इज द करेक्ट आंसर। चलो दूसरा क्वेश्चन करते हैं। चलो इसका आंसर बताओ। चलो देख लेते हैं, मेरा आंसर आया डी। वेरी गुड, वेरी 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 गुड, ठीक है। हमारा वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट दोनों ही मैक्सिमम होता है एट एक्सट्रीम पोजीशन पे। वेरी गुड, सॉरी एक्सेलरेशन, हाँ ठीक है। डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन मैक्सिमम होता है, वेलोसिटी तो हमारी एक्सट्रीम पोजीशन पे जीरो हो जाती है ना। मैं समझाया भी था ये वाली चीज। वेरी गुड। चलो इसका आंसर बताओ। देख लेते हैं, इसका आंसर होगा सी। हमने पहले पढ़ा हुआ एक चीज कि जो टोटल एनर्जी होती है वो क्या होती है, वो पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी के बराबर होती है, ठीक है। टोटल एनर्जी क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। और हमें यहाँ पे क्या निकालना है, एनर्जी ऑफ अ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर। मतलब कहीं ना कहीं हमें इस पे काम करना होगा, इस पे काम करना होगा, इस पे काम करना होगा, ठीक है। काइनेटिक, पोटेंशियल एंड टोटल एनर्जी पे। और हमने पहले ये पढ़ रखा है कि ये जो एनर्जी, टोटल एनर्जी का जो वैल्यू होता है वो जनरली कांस्टेंट रहता है, आइडियल केसेस में कांस्टेंट रहता है, मतलब चेंज नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल एक सिस्टम है, जिसका टोटल एनर्जी जो है वो 100 जूल है। मान लेते हैं कि इसकी पोटेंशियल एनर्जी भी 50 है और काइनेटिक एनर्जी भी 50 है, तो आपको टोटल एनर्जी कितना मिल जाएगा, 50 प्लस 50 100। लेकिन क्योंकि हमें इसको कांस्टेंट रखना है और किसी भी कारण से मेरी पोटेंशियल एनर्जी बाई 10 बढ़ गई, यानी कि 50 प्लस 10 60 हो गई, तो काइनेटिक एनर्जी को मजबूरन घटना पड़ेगा 40। क्यों, क्योंकि ये जो टोटल है उसको कांस्टेंट रखना होगा, ठीक है। इसको कांस्टेंट रखना होगा। तो आप समझ सकते हो, ऐसा भी हो सकता है कोई केस में कि मेरी पोटेंशियल एनर्जी 0 हो जाए और मेरी काइनेटिक एनर्जी 100 हो जाए, यानी कि 0 प्लस 100 100। तो ये मैक्सिमम भी हो सकती है यानी कि 100, और 0 भी हो सकती है यानी कि मिनिमम। अब हमें पता है कि वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल जो होता है वो पीरियोडिक फंक्शन ऑफ टाइम होता है। अच्छा देखो, इसमें हमने क्या किया है, वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल क्या होगा, वो पीरियोडिक फंक्शन ऑफ टाइम होता है। हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, पूरा ग्राफ व्राफ बना के पूरा ऑपरेशन सर्जरी सब कुछ कर दिया था इसका कल, ठीक है। अब एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी हमें पता है यार, हमें फॉर्मूला पता है, v इक्वल्स टू ओमेगा रूट ओवर a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ m v स्क्वायर। हम यहाँ पे ये जो v है इसको पुट कर देंगे, यहाँ पे स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा दोस्तों, इसको स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा, v स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर। तो यहाँ हमने पुट कर दिया, तो हमारी काइनेटिक एनर्जी आ गई हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर माइनस v स्क्वायर। बड़ी खुशी खुशी हमने आंसर निकाल लिया। तो हमारा ये फॉर्मूला काइनेटिक एनर्जी का हो जाएगा, लेकिन इन टर्म्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट इन टर्म्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट। लेकिन हमें तो पता है कि वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होता है वो तो ये भी होता है, ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, विद रिस्पेक्ट टू टाइम वाला भी होता है। तो अब हमें इसका भी निकालना पड़ेगा। उससे कैसे निकालेंगे देख लेते हैं। तो हमने बस हाफ एम वी स्क्वायर पुट कर दिया। तो देखो दोस्तों, यहाँ पे वी स्क्वायर पुट करेंगे, अगर वी स्क्वायर पुट करेंगे तो हमारे यहाँ पे क्या आएगा, वी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी, ठीक है। वी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी, ठीक है। तो हमने यहाँ पे पुट कर दिया, तो देखो हाफ एम वी स्क्वायर को क्या है, ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी। तो मतलब हमें डिस्प्लेसमेंट के टर्म में भी काइनेटिक एनर्जी मिल गई और हमें वेलोसिटी का ओमेगा टी के टर्म्स में भी काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू मिल गया है। लेकिन मैंने क्या बताया था कि टोटल एनर्जी का मतलब होता है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो हमने तो अभी तक सिर्फ काइनेटिक एनर्जी को निकाला है, एक बचा हुआ है। तो हमें क्या पता है कि रीस्टोरिंग फोर्स का फॉर्मूला जो होता है वो होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। किसी भी फोर्स का फॉर्मूला ये होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन।
और ये हमें कहां से पता चला था? ये हमें पता चला था न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, जो कि क्या बोलता था? जो बोलता था कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्सटर्नल फोर्स। अब एनएलएम याद नहीं है तो फिर मुश्किल हो जाएगी। मैं इसलिए बीच में जो पूरा फिजिक्स इंटर रिलेटेड है, इसलिए मैं जहां जो यूज होता है उसका नाम बोलते चलूंगा ताकि आप लोग को पता रहेगा, थोड़ा थोड़ा दिमाग में याद आ जाएगा। अच्छा एनएलएम ऐसा भी कुछ था, ठीक है। तो एफ इक्वल्स टू एम आ गया हमारा वहां से, ए इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई। कल हमने डिराइव किया था, तो हमने यहाँ पे बस वैल्यू पुट कर देनी है। वर्क डन इन इज डन इन डिस्प्लेसिंग द बॉडी थ्रू अ डिस्प्लेस, तो हमने ये वाला वैल्यू यहाँ पे पुट कर देनी है, एफ इक्वल्स टू एम और ए के बदले माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई। बट अब एक बात समझो कि फोर्स निकाल के क्या होगा, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी में जनरली हम लोग क्या करते हैं आज तक। देखो एक बात बता रहा हूं, अगर याद नहीं है या फिर पता नहीं है तो हमें एक बात हमेशा याद रखनी है। पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए जितनी भी डेरिवेशन होती हैं उनमें 90% में या फिर सभी में समझ लो, पहले हम लोग वर्क डन निकालते हैं, फिर बोलते हैं यही वर्क डन जो है पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाता है। यही वर्क डन जो है पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाता है और वही हमारी वो एनर्जी बन जाती है। तो यहाँ पे भी अपने अपने को वर्क डन निकालना पड़ेगा। अब आपके दिल में ये क्वेश्चन आना चाहिए कि सर आपने ये बात बोला और मुझे बहुत अच्छे समझ में भी आई, लेकिन ऐसा क्यों होता है सर कि वर्क डन जो है पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाता है? कि यहाँ पे अपना एक बक्सा रखा हुआ है, एक बॉक्स रखा हुआ है जिसका मास m है, मुझे इसको ऊपर उठा के यहाँ पे रखना है। इसकी हाइट कितनी है? मान लेते हैं h है। तो मेरा वर्क डन क्या होगा? मेरा वर्क डन होगा m फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स हो गया मेरा mg और डिस्प्लेसमेंट हो गया मेरा h, तो वर्क डन आ गया मेरा ये mgh। अब एक बात समझो कि यहाँ की पोटेंशियल एनर्जी क्या होती थी? पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आता था mg इंटू हाइट। हाइट तो यहाँ पे mg तो लिख देंगे और हाइट क्या है? यही तो हाइट है, h। यानी कि कहने का मतलब है कि मैंने ये जो वर्क डन इसको यहां से लेके यहां तक ले जाने में किया, यहां से लेके यहां तक ले जाने में किया, वही सेम टू सेम मेरी पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू आ रही है। तो कहने का मतलब ये है कि जब भी हम किसी चीज पे वर्क करते हैं तो अल्टीमेटली हम उसको पोटेंशियल एनर्जी दे रहे होते हैं। अल्टीमेटली हम उसको पोटेंशियल एनर्जी दे रहे होते हैं, ठीक है। तो हमने बात समझ ली, ठीक है सर, अब समझ में आ गया हमें क्यों होता है। अब आगे की कहानी देखते हैं कि अगर मान लेते हैं कि एक बॉडी है जो यहाँ रखी हुई है, उसको मुझे उठा के यहाँ पे करना है और ये डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी? छोटी डिस्प्लेसमेंट होगी dy। dy मतलब छोटी डिस्प्लेसमेंट, dy मतलब छोटी डिस्प्लेसमेंट। तो मैंने क्या बोला? वर्क कितना लगेगा डिस्प्लेसिंग अ बॉडी, हम एक बॉडी को डिस्प्लेस करेंगे बाय अ स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dy अगेंस्ट रीस्टोरिंग फोर्स। कहने का मतलब यह है, मान लेते हैं कि स्प्रिंग है, देखो बात को समझो, ये स्प्रिंग अपनी मेन पोजीशन में, मेन पोजीशन में मतलब इसकी रिस्टोरिंग फोर्स जो होगी 0 होगी। अब मैंने क्या किया कि यहां से एक बॉडी को खींच के यहाँ पे ले आया मैं और यहाँ पे कितना लगा? dy डिस्प्लेसमेंट। अब एक बात को समझो, मुझे इस बॉडी को यहाँ पे रखने के लिए क्या करना होगा? यहाँ लाने के लिए क्या करना होगा? तो आप बोलेंगे सिंपल सी बात है सर, फोर्स लगाइए। लेकिन मुझे फोर्स क्यों लगानी पड़ रही है भाई? मुझे फोर्स इसलिए लगानी पड़ रही है क्योंकि ये स्प्रिंग को जैसे आप खींचते हो, ये स्प्रिंग बोलती है मुझे आगे नहीं जाना, मुझे पीछे ही रहना है। वो अपनी पोजीशन को रिस्टोर करने की कोशिश करती है और एक फोर्स लगाती है, रिस्टोरिंग फोर्स। मुझे इसको ओवरकम करने के लिए अपनी एक फोर्स लगानी पड़ती है, मुझे इसको ओवरकम करने के लिए अपनी एक फोर्स लगानी पड़ती है जिसे हम एक्सटर्नल फोर्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप लोगों ने एक चीज नोटिस की होगी कि अगर यहाँ बर्फ है, क्या है? आइस। या आइस छोड़ो, यहाँ पे मैंने शीशा रख दिया, शीशा मतलब ग्लास, जिसमें हम लोग अपना चेहरा देखते हैं, ठीक है, जिसमें हम लोग अपना चेहरा देखते हैं, उस पर मैंने एक बड़ा सा आइस का स्लैब रख दिया। किसका रख दिया? आइस स्लैब, मतलब बर्फ का बड़ा सा वो टुकड़ा रख दिया। तो आप देखेंगे कि ये एक जगह टिकेगा नहीं, इधर उधर उधर डोलते रहेगा, थोड़ा 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 करके डोलते रहेगा। अब आप इसको थोड़ा सा धक्का मारोगे ना, हल्का सा पुश मारोगे तो ये आराम से स्लिप कर जाएगा। वही मैं इसको रेत के अंदर रख दूं, बालू, सैंड्स के अंदर, बालू के अंदर रख दूं, बालू मतलब मिट्टी, मिट्टी के अंदर रख दूं, और वहां अगर उसको धक्का मारो तो मुझे ज्यादा फोर्स करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक अगेंस्ट में फोर्स चल रही है, फ्रिक्शन। यहाँ पे अगेंस्ट में एक फोर्स चल रही है जिसे हम कहते हैं फ्रिक्शन। तो कहने का मतलब मेरा यही है कि जब भी कोई अगेंस्ट में हमारे फोर्स काम करती है, हमें वहां वर्क डन करने के लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है। जैसे कि स्प्रिंग वाले केस में आपने नोटिस किया होगा
कि यहाँ पे एक रिस्टोरिंग फोर्स है जिसके अगेंस्ट में हमें काम करना पड़ रहा है, तो मैंने बोला वर्क डन इक्वल्स टू माइनस एफ इंटू डी वाई, माइनस एफ इंटू डी वाई। अब आप बोलेंगे सर माइनस क्यों, क्यों लगाया आपने माइनस? अरे भाई अगेंस्ट में काम कर रहे हो ना, मेरी फोर्स इधर में है, तुम्हारी रिस्टोरिंग फोर्स इधर में है, तो मैं तो रिस्टोरिंग फोर्स को लूंगा, यहाँ पे माइनस एफ आ जाएगा, इसके अगेंस्ट में है, ठीक है। तो माइनस एफ इंटू डी वाई कर देंगे, और एफ की वैल्यू क्या है, माइनस एम ओमेगा स्क्वायर वाई। एफ की वैल्यू क्या है, माइनस एम ओमेगा स्क्वायर वाई है दोस्तों। तो मैंने क्या किया, यहाँ पुट किया माइनस ऑफ माइनस एम ओमेगा स्क्वायर वाई, तो यहाँ पे आ गया मेरा एम सॉरी डी वाई, सॉरी गलती किया, तो मेरे यहाँ पे आ गया एम ओमेगा स्क्वायर डी वाई, ठीक है। तो हमने वर्क डन का भी फॉर्मूला निकाल लिया। अब हम लोग रहे बदमाश आदमी। हम लोग बदमाश आदमी क्यों है, क्योंकि हम लोग थोड़ा सा काम करते हैं और फिर पूरे में शॉर्टकट लगा देते हैं। हमने थोड़ा सा डी वाई डिस्प्लेसमेंट के लिए वर्क डन निकाल लिया, अब इंटीग्रेट करेंगे 0 टू वाई और अपने को वर्क डन पूरे के लिए निकल जाएगा। मान लेते हैं कि मैंने पहले छोटा सा डिस्प्लेसमेंट किया था डी वाई, मैंने बदमाशी कर ली। अब मैंने क्या किया कि पूरा निकालना है, कि मान लेते मैं यहां से इसको यहां तक लेके जाता हूं बाई वाई, मतलब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे पोजीशन है y इक्वल्स टू 0, यहाँ पे पोजीशन है y इक्वल्स टू डी वाई, और यहाँ पे पोजीशन है y इक्वल्स टू वाई। तो मैंने यहां से तक का वर्क डन निकाला, अब मैं क्या करूंगा, 0 से लेके y तक का वर्क डन निकाल लेता हूँ। तो इंटीग्रेशन कर दिया मैंने 0 से लेके y तक का, लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट y, और अपनी फोर्स का वो जो वर्क डन का फॉर्मूला निकालता वो यहाँ लगा दिया। लगाने के बाद हमने पता है कि मास कांस्टेंट होता है, ओमेगा स्क्वायर कांस्टेंट होने वाला है, वो जो y है वो थोड़ी थोड़ी देर में चेंज होगा, वो जैसे जैसे आगे बढ़ेगा वैसे वैसे y चेंज होगा। इंटीग्रेशन कर दिया, फॉर्मूला है क्या, n प्लस वन, यानी कि 1 प्लस वन अपॉन 1 प्लस वन, तो वाई स्क्वायर अपॉन 2 आ गया। फिर वैल्यू पुट किया तो क्या है, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो ये आ गया हमारा वर्क डन। अब पुरानी कहानी वही चिपका देंगे हम लोग सबको, जो हमें आज तक सभी लोगों ने चिपकाया है, क्या कि यही वर्क डन जो है पोटेंशियल एनर्जी के तौर पे स्टोर हो जाएगा। अब हम बड़े खुश हो चुके हैं कि हमें पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला मिल गया है, लेकिन ये क्या मिला है, ये डिस्प्लेसमेंट के टर्म में मिला है। और चैप्टर कौन सा पढ़ रहे हो, एसएचएम पढ़ रहे हो, इतना आसान है डिस्प्लेसमेंट नहीं। डिस्प्लेसमेंट मतलब होता है y इक्वल्स टू a sin ओमेगा t, ये देखते ही फॉर्मूला। तो हमने क्या किया, यहाँ पे जस्ट ये y की वैल्यू पुट कर दी, हाफ m ओमेगा स्क्वायर, और y स्क्वायर के बदले पुट कर दिया a स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा t। बड़ी खुशी खुशी हमने पुट कर दिया। पुट करने के बाद हमें पता चला हमारे जो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आ गया, वो आ गया हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा t। अब एक बात को समझो कि यू नो दी फॉर्मूला, आपको फॉर्मूला दोनों टर्म्स में पता है, एक आपको पता है डिस्प्लेसमेंट के टर्म्स में, एक आपको पता है ओमेगा टी के टर्म्स में। अब हम लोग आगे देखते हैं, जब हमारा एक्सट्रीम पोजीशन होगा, यानी कि मेरा पेंडुलम जब यहाँ की जगह यहाँ पे होगा, एक्सट्रीम पोजीशन पे यहाँ पे, तो y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा दोस्तों, y इक्वल्स टू a हो जाएगा। अब एक बात ध्यान से समझना, बहुत सारे बच्चे एक बहुत बड़ी गलती करते हैं कि वो इसको a लेते हैं, भाई ये a नहीं है, ये a है, ठीक है। तो ये गलती मत करना। तो y इक्वल्स टू a पुट कर दिया, डिस्प्लेसमेंट लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो y इक्वल्स टू a पुट करेंगे तो यहाँ पे a आ जाएगा, यहाँ पे आएगा तो हमारा आ जाएगा हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर। और काइनेटिक एनर्जी क्या थी, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या था हमारा, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला था हमारा हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, अभी हमने डिराइव किया था। तो y के बदले अगर a पुट करेंगे तो ये भी a स्क्वायर हो जाएगा, और a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर दोस्तों 0, तो ये 0 हो जाएगा, 0 मल्टीप्लाइड बाई होल विल बी 0, तो हमारा काइनेटिक एनर्जी क्या आ जाएगा, 0। काइनेटिक एनर्जी क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी, ठीक है। तो अब हमारा टोटल एनर्जी क्या हो जाएगा, टोटल एनर्जी हमारा आ जाएगा हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर, ठीक है। तो हमने ये बात समझ ली कि टोटल एनर्जी क्या आ गई, ये आ गई। इक्वेशन नंबर 1। अब एट द मीन पोजीशन निकाल लेते हैं। एट द मीन पोजीशन y इक्वल्स टू 0 पुट करेंगे इसमें, तो हमें पता चला पोटेंशियल एनर्जी 0 आ जाएगी, क्योंकि y की वैल्यू 0 तो सब कुछ 0, और काइनेटिक एनर्जी हमारी आ जाएगी हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर। क्यों, क्योंकि y की वैल्यू 0 है, इसको हटा दो, तो ये आ गया। हम बहुत खुश हो गए, जिंदगी का मजा आ गया। देखा हमने यार, यहाँ भी टोटल एनर्जी इतनी ही है और यहाँ पे भी टोटल एनर्जी हमारी इतनी ही आएगी। चलो ठीक है, आगे देख लेते हैं। अगर हमें ये पता चल गया तो यहाँ पे हम लोग टोटल एनर्जी निकालेंगे, सेम ही आएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, एट एनी पोजीशन, कहीं पे भी देख लो क्या होता है। तो मुझे पता है कि पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है हाफ m ओमेगा स्क्वायर y स्क्वायर, काइनेटिक का फॉर्मूला होता है ये वाला।
दोनों को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे और ब्रैकेट खोलेंगे तो क्या होगा, ब्रैकेट खोलेंगे तो हमारा ये वाला आएगा। तो ये और ये कट जाएगा, बचेगा यही फिर से। तो मतलब एट एनी पोजीशन पे भी हमारा जो टोटल एनर्जी का वैल्यू होगा वो कांस्टेंट ही रहना है, वो कांस्टेंट ही रहना है, इस कांस्टेंट, ठीक है। अब एग्जाम में इससे क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, सोचो थोड़ा सा। एग्जाम में इससे किस तरह से क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। ऐसा हो सकता है कि वो बोल देगा कि टोटल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इज समथिंग, टोटल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इज समथिंग, मे बी 100 जूल, 100 जूल। फाइंड इट्स एम्पलीट्यूड, ओमेगा दे देगा आपको, तो आप निकाल सकते हो। आपको एम्पलीट्यूड नहीं देगा, एम्पलीट्यूड देगा और ओमेगा निकालने के लिए आप निकाल सकते हो। ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आ सकते हैं कि अगर इस पॉइंट पे इतना एनर्जी होता है तो पॉइंट बी या सी पे आपको दे देगा डायग्राम में कि ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके बोल देगा कि एक्सट्रीम पोजीशन है, अगर आपका इस मेन पोजीशन पे इतनी एनर्जी है तो एक्सट्रीम पोजीशन पे क्या होनी चाहिए। स्टेटमेंट 1 रहेगा कि दोनों जगह सेम रहनी चाहिए, दोनों जगह अलग अलग रहनी चाहिए, ये ज्यादा रहेगी। मतलब एक एग्जाम्पल तो ऐसा दे दिया एग्जाम में, ये और ये। अभी देखो मैंने अभी जस्ट पढ़ाया तो आपको ये बड़ा आसान क्वेश्चन लगेगा, ठीक है। और एक मान लेते हैं ये पोजीशन, बोलेगा ए बी सी, ठीक है। नाउ ऑप्शंस देखो कैसे रहेंगे। ऑप्शन नंबर 1, द एनर्जी फॉर पॉइंट, मतलब एनर्जी का वो बताइए क्या होगा। तो पहला ऑप्शन रहेगा बी होगा, वो सबसे ज्यादा होगा, फिर सी, फिर सबसे ज्यादा ए, कम ए। ऑप्शन नंबर 2, बी इक्वल्स टू सी इक्वल्स टू ए, मतलब टोटल एनर्जी की बात कर रहा हूं, है ना। ऑप्शन नंबर 3 होगा आपका बी लेस देन सी लेस देन ए। ऑप्शन नंबर डी रहेगा आपका बी ग्रेटर देन सी एंड सी इज लेस देन ए, ऐसा रहेगा, ठीक है। अभी देखो बात क्या है कि ये अभी मैंने पढ़ाया तो बड़ा आसान लग रहा है, ठीक है। अब जब एग्जाम में बैठोगे ना, जब एग्जाम में बैठोगे तो आपका दिमाग कहाँ जाएगा पता है, अरे देख यार इसकी जो है ना ये हाइट थोड़ी ज्यादा है, हाँ इसकी हाइट फिर सेकंड टाइम्स में ज्यादा है, हाँ और ये 0 पे है, तो यार इसकी एनर्जी सबसे ज्यादा होनी चाहिए, फिर इसकी और फिर इसकी, तो तुम मार के आओगे ये वाली, ठीक है। ये अभी अभी पढ़ा है ना इसलिए दिमाग में ताजा ताजा है, इसलिए यू कैन से सर सेम है, सब कुछ सेम है। तो मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट, मतलब मैं यहाँ पे 90% की बात नहीं करूंगा, लेकिन 40 से 50% स्टूडेंट जो रहेंगे, जो एग्जाम के प्रेशर में डर जाएंगे या एग्जाम के माहौल में घुल जाएंगे, वो ये गलती करके आएंगे, ठीक है। ये सब आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। मैं आपको पहले बता देता हूँ कि कहाँ का गलती होती है, तो आप लोग थोड़ा ध्यान रखिएगा। एट मीन पोजीशन हमें पता है कि y इक्वल टू 0 होता है, तो हमारा काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, हाफ के ए स्क्वायर, हाफ के ए स्क्वायर। और हाफ के स्क्वायर होने पे हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं 2 पाई स्क्वायर एम एन, वो जो भी है ऐसे करके लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि के के बदले हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू के बाई एम एंड ओमेगा इक्वल्स टू 2 पाई एन, ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं। अब आप बोलेंगे सर कैसे, कुछ समझ में नहीं आया। अरे भाई काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या था, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर। तो यहाँ पे आपको एम ओमेगा स्क्वायर दिख रहा है, हाँ दिख रहा है सर। तो यहाँ पे इस इक्वेशन को दिख रहा है, आप यहाँ पे दिख रहा है के ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू के बाई एम, तो आप इसको मल्टीप्लाई कर लो ना, एम ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू के। तो यहाँ पे के नहीं लिख सकते हम लोग, हाँ सर लिख सकते हैं। तो ये के बदले हम लोग क्या लिख सकते हैं, के बदले हम लोग यहाँ पे या तो के या तो ऐसे लिख दो या तो ऐसे छोड़ दो, या फिर आप इसी इक्वेशन में ओमेगा की स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दो, क्या, हाफ एम 2 पाई एन का होल स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर। तो यहाँ पे आ जाएगा हाफ एम 4 पाई स्क्वायर एन स्क्वायर ए स्क्वायर, यानी कि 2 एम पाई स्क्वायर एन स्क्वायर ए स्क्वायर, ठीक है। यहां तक अगर हमारा ये चीज समझ में आ गया, एट एक्सट्रीम पोजीशन यानी कि y प्लस ए भी हो सकता है या फिर y माइनस ए भी हो सकता है, जहां पे हमारी काइनेटिक एनर्जी 0 होती है, तो हम लोग एवरेज काइनेटिक एनर्जी, हम लोग एवरेज एनर्जी निकालेंगे तो क्या आएगा देखते हैं। तो ये आ जाएगा, है ना, ये आ जाएगा, ये आने के बाद हम पुट करेंगे तो हमारा ये आ जाएगा। तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी का भी फॉर्मूला हमें पता चल चुका है कि हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर है, या फिर इक्वल्स टू के ए स्क्वायर अपॉन 4 है। के कैसे आया मैंने अभी बताया, के इक्वल्स टू एम ओमेगा स्क्वायर होता है। तो अब आपको यहाँ पे ये क्या समझ में आया मुझे, तो यहाँ पे ये समझ में आया कि जो काइनेटिक एनर्जी रहेगी
वो हाफ ऑफ द मैक्सिमम वैल्यू रहेगी एट द डिस्प्लेसमेंट y इक्वल्स टू a रूट टू, एट द डिस्प्लेसमेंट y इक्वल्स टू a रूट टू। ठीक है, दूसरी बात मुझे क्या समझ में आया कि अगर फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन अगर n है, अगर फ्रीक्वेंसी अगर n है तो मतलब अगर वो जो ऑसिलेटर है जो ऐसे ऑसिलेट कर टो टो करके जो ऑसिलेट कर रहा है, अगर उसकी वाइब्रेशन अगर n है तो फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन ऑफ इट्स काइनेटिक एनर्जी जो रहेगी वो 2n रहेगी। ठीक है, वो 2n रहेगी। हमें ये दो स्टेटमेंट दिल में संभाल के रखना है, संभाल के रखना है, ये हमसे कभी भी गलती नहीं होनी चाहिए, हमें एकदम अच्छे से याद होनी चाहिए। तो अब आप सोच रहे होंगे ठीक है सर याद तो कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब इससे क्वेश्चन डायरेक्ट स्टेटमेंट वाइज भी आ सकता है। कैसे? if a particle is vibrating with a frequency n, then kinetic energy of the particle will be then the kinetic energy, then the frequency of vibration of its kinetic energy will be n, will be 2n, will be 3n, will be 4n, will be 4n। तो आपको याद होना चाहिए वो सिर्फ और सिर्फ वो 2n हो जाएगी, मतलब डबल हो जाएगी। ठीक है, तो देखो ये सब जो क्वेश्चन आते हैं ना, तो ये सब पेपर को टफ बनाते हैं ये सब क्वेश्चंस। ठीक है, क्यों टफ बनाते हैं? इसलिए नहीं कि ये कहीं दिए नहीं है, बहुत सारी बुक्स में दिए हुए हैं, पर टफ इसलिए हो जाता है क्योंकि बहुत ही माइनर रूप में दिए रहते हैं, तो स्टूडेंट्स को अवॉइड करके चले जाते हैं, और अवॉइड करते मतलब वो छूट गया एग्जाम में। अब देखते हैं एट मीन पोजिशन। ठीक है, एट मीन पोजिशन देख लेते हैं, ये आपका हाँ एट मीन पोजिशन देख लेते हैं, y इक्वल्स टू 0, y इक्वल्स टू 0 एट एक्सट्रीम पोजिशन हमारा ये आता है, यानी कि u इक्वल्स टू मैक्सिमम, है ना। एट मीन पोजिशन अगर y 0 हो जाएगा तो हमारा जो पोटेंशियल एनर्जी है वो 0 हो जाता है। एट एक्सट्रीम पोजिशन हमारा ये मैक्सिमम हो जाएगा, ऐसा आ जाएगा। चलो आगे देखते हैं। ठीक है, क्योंकि एट एक्सट्रीम पोजिशन हमारी काइनेटिक एनर्जी 0 होती है। अगर आप इन दोनों का एवरेज निकालोगे तो क्या आएगा, 0 प्लस के स्क्वायर बाई टू, तो हमारा ये वाला आ जाएगा हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर या फिर के स्क्वायर बाई 4 हो जाएगा, है ना। इन दोनों का एवरेज निकालना है। पिछले वाले केस में हमने इन दोनों का एवरेज निकाला था, मतलब एट द एक्सट्रीम पोजिशन, एट द एक्सट्रीम पोजिशन एंड एट द मीन पोजिशन, दोनों का एवरेज निकाला तो हमारा ये वाला आया, ये वाला और ये वाला आया। उसी तरह से इस वाले केस में भी हम क्या कर रहे हैं, दोनों का मीन निकाल रहे हैं, यानी कि ये वाला 0 प्लस के स्क्वायर बाई टू डिवाइड बाई टू, यानी कि के स्क्वायर बाई 4 आ जाएगा, या फिर हाफ m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर बाई 2 कर देंगे। ठीक है, तो हमारा जो भी आएगा ये वाला कहानी आ जाएगा। यानी कि हमें क्या पता चला कि अगर हमारा मैक्सिमम के स्क्वायर बाई 2 है तो जो उसकी एवरेज होगी वो क्या होगी, यू मैक्स बाई 2 हो जाएगी, मतलब मैक्सिमम की आधी हो जाएगी, मैक्सिमम की आधी हो जाएगी। यानी कि हमें ये कंक्लूड कर सकते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी हाफ द मैक्सिमम वैल्यू तब होगी जब उसकी डिस्प्लेसमेंट y इक्वल्स टू a बाई रूट टू होगी। हाफ ऑफ द मैक्सिमम वैल्यू कब होगी, जब उसकी डिस्प्लेसमेंट a बाई रूट टू होगी। ये एग्जाम में क्वेश्चन अगर आता है तो आपको डेराइव नहीं करने जाना है, यू हैव टू सिंपली यूज दिस एक्सप्रेशन कि हमारा ये आंसर होता है। और अगर फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन अगर n है तो पोटेंशियल की फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन क्या हो जाएगी दोस्तों, 2n हो जाएगी। आई होप ये चीज क्लियर है। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं। कुछ एमसीक्यूज कर रहे थे तो उसका आंसर दो। इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा बी। अभी हमने पढ़ा कि मीन पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है, आज भी पढ़ा और कल भी पढ़ा। अब इसका आंसर बताओ। आंसर है 2 का सी। अभी पढ़ा है हम लोगों ने कि फ्रीक्वेंसी ऑफ द वाइब्रेशन अगर n रहेगी तो पोटेंशियल एनर्जी हो या काइनेटिक एनर्जी हो, दोनों का 2n ही रहने